नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू वॉइस में। करंट अफेयर देखेंगे। देखिए, जो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है इजराइल हमास को लेके। फर्स्ट नंबर पे इजराइल और हमास युद्ध। इजराइल हमास युद्ध क्या है? हमास ने इजराइल के 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी। 2023 की बात है कि हमास ने क्या किया था, इजराइल के 1200 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उसके जवाब में इजराइल ने मिलिट्री अटैक करना प्रारंभ किया हमास पे। हमास कहाँ है? तो गाजा में है। गाजा कहाँ है बोलेंगे? एशिया में है और भूमध्य सागर को टच करता है गाजा। अब तक कुल मिला के 25,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसी में मामला क्या है? आईसीजे का, इंटरनेशनल, आईसीजे का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। समझिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से समझिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये संयुक्त राष्ट्र का कोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का एक कोर्ट है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन जो एक संस्था है, इसकी कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाता है। इसी में मामला है इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था, एक अर्जी आया था, एक आवेदन, अर्जी आवेदन जो बोलिए, ये अर्जी डाला गया था साउथ अफ्रीका की ओर से। देखिए, साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसका एक देश है। इसने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पार्टीशन दाखिल किया था, अर्जी दाखिल किया था कि तत्काल इजराइल जो है हमास पे अटैक बंद करे, वहां पे मानवीय मदद को पहुंचाया जाए। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। जब से इजराइल 1948 से बना है, पार्टीशन में बोला गया, जब से 1948 में इजराइल बना है तब से इजराइल ने लगातार निर्दोष लोगों को मारा है, फिलिस्तीन लोगों को मारा है। तो इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट 1948 के बाद है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो इजराइल का स्थापना हो ही गया था। प्लस साउथ अफ्रीका ने इस अर्जी में बोला है कि 1949 का जो नरसंहार कानून है, नरसंहार को रोकने का कानून है, तो जेनोसाइड कन्वेंशन है, 1949 में कानून था संयुक्त राष्ट्र का, तो रोकने का कानून, इसको बोला जाता है जिनोसाइड। जिनोसाइड अर्थात नरसंहार, नरों को मारना, अर्थात लोगों को मारना, जो निर्दोष लोग होते हैं उनकी हत्या करना, बेरहमी से हत्या करना। तो नरसंहार का कानून 1949 में बना है। साउथ अफ्रीका ने इन दोनों को लेकर पार्टीशन में कहा है। साउथ अफ्रीका की ओर से जो पार्टीशन डाला गया, एक्चुअली में फिलीपींस अथॉरिटी ने डाला है, जो फिलिस्तीन सरकार है, फिलिस्तीन सरकार। तो इसने रिक्वेस्ट किया था। इसके रिक्वेस्ट पे साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, मामला चल रहा था। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रूल आया, आदेश आया है, वो रोकने का नहीं आया, अर्थात जो पार्टीशन है उसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो भी अर्जी थी, अर्जी को खारिज कर दिया। तो अभी देखना है फिर से कोई नया पार्टीशन आ सकता है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है बोलेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है नीदरलैंड की राजधानी हैग है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम राजधानी है और यहीं पे हैग है। बेल्जियम का ब्रुसेल राजधानी है, यूरोप यूनियन का मुख्यालय है। बट नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो है राजधानी है और यहाँ पे हैग है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है बोलेंगे? इसी हैग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता क्या है बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन का। तो यूनाइटेड नेशन का एक क्या बोलेंगे, कोर्ट है जो सरकारों के बीच विवाद को सुनता है। बोलेंगे अगर दो सरकार, दो देश की सरकार है, सरकार ए प्लस सरकार बी, अगर दो देश की सरकार है, इनके बीच कोई भी मामला हो तो वो कहाँ पे जाता है? मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। फिर इसका जो भी फैसला रहता है ये दोनों के लिए बाध्य रहता है, ये भी याद रखना होगा आपको, बाध्य है। तो जो भी ऑब्लिगेशन है, ऑर्डर रहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, दोनों सरकार के लिए मान्य होते हैं, बाध्य होते हैं। अब एक अलग से आप पढ़ते होंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अर्थात ऐसा कोर्ट है जो क्रिमिनल संबंधित मामले को देखता है, क्रिमिनल
क्रिमिनल मतलब अपराधी। देखिए इन दोनों में अंतर है, बार बार आप देखेंगे दोनों का मुख्यालय यहाँ पे है, हैंग में है, नीदरलैंड में, लेकिन दोनों में अंतर भी है। ये तो यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, यूनाइटेड नेशन से हटकर आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इससे हटके है, इसका सेपरेट अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है दोनों का, लेकिन हैंग में मुख्यालय है। ये क्या करता है, व्यक्तिगत मामले को सुनता है। अगर कोई भी व्यक्ति है इसके खिलाफ मामला सुन सकता है अगर उसने मानव विरुद्ध अपराध किया हो। अगर मानव के विरुद्ध कोई अपराध होता है, मानव जैसे मान लेते हैं किसी राष्ट्रपति ने पार्टिकुलर कोई युद्ध किया हो, नरसंहार किया हो, तो उसके खिलाफ ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मामला चलता है। लेकिन यहाँ पे मामला जो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सरकार के विरुद्ध चलता है। इन दोनों में बेसिक अंतर यही है। तो इसके कानून को मानने के लिए सरकार बाध नहीं है, लेकिन इसके कानून को मानने के लिए सरकार बाध है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। जैसे पुतिन है, पुतिन पे आरोप लगा था यूक्रेन युद्ध के लिए, तो पुतिन ने यूक्रेन युद्ध किया, तो पुतिन के खिलाफ मामला कहाँ पे चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है। इसने फैसला भी दिया, लेकिन पुतिन मानते ही नहीं इसके फैसले को। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आईसीजे, इसने भी पुतिन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ था, रसिया सरकार के खिलाफ भी, और साथ साथ में जो भी मामला है यूक्रेन खिलाफ सरकार के विरुद्ध भी फैसला जो भी है या तो खारिज कर दिया है, तो सुन रहा है, तो सरकार के खिलाफ सुन रहा है। और यहाँ पे तो पर्सनल मामले भी चलते हैं। यही दोनों में बेसिक अंतर है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि इजराइल के खिलाफ किसने पार्टीशन दाखिल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आपको बोलना है साउथ अफ्रीका ने लाया था, साउथ अफ्रीका ने लाया था। और दो इसका बेस है, एक कि इजराइल पे नरसंहार का आरोप लगाया है, और इजराइल को बोल रहा है युद्ध विराम करने के लिए, सीज फायर करने के लिए, ताकि मानवीय मदद पहुंचाया जा सके। एक्चुअली में साउथ अफ्रीका के पीछे फिलिस्तीन सरकार थी, इसके कहने पे साउथ अफ्रीका ने लाया है, और ये है टोटल मामला। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ईरान से संबंधित। देखिए ईरान से संबंधित अभी दो मामले आ रहे हैं, लगातार ईरान सुर्खियों में बना हुआ है। जो ईरान है, पहला तो ईरान से संबंधित एक मामला कि ईरान अपने जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें सफलतापूर्वक उपलब्धि प्राप्त किया है। इसने 3 जो है उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रमोचित किया, अर्थात 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, क्या मामला है कि ईरान ने 3 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, प्रमोशन किया। अब 3 उपग्रह प्रमोशन किया, 3 सैटेलाइट कौन कौन से इसके, तो बोलेंगे मागदा। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा मागदा। इसके बाद बोलेंगे आप है हेतेफ, एफ है, और ख्याल। खैर जो उपग्रह, ये तीनों उपग्रह हैं, उपग्रह का नाम आपसे नहीं पूछेगा, बस ये क्वेश्चन पूछेगा हाल फिलहाल में किस कंट्री ने 3 सफलतापूर्वक जो अंतरिक्ष में उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। तो उपग्रह को प्रक्षेपित सैटेलाइट को भेजा है, ईरान ने सफलतापूर्वक पहली उपलब्धि हासिल कर ली है एक साथ 3 सैटेलाइट को भेजने का। तो मामला है मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से गरमाया हुआ। जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिम के देश, अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न कंट्री, इनका कहना है जो ईरान है अपने ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जो ब्लास्टिक मिसाइल है, तो ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सफलतापूर्वक जारी रखा हुआ है। आगे प्रोग्राम ये आगे इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल बनाएगा, तो इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, पहले इसको समझिए ब्लास्टिक प्रोग्राम क्या है। ब्लास्टिक मिसाइल है, इसके आगे एक इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, क्योंकि ये प्रक्षेपित कर लिया है, तो इसने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मिसाइलों को ये छोड़ सकता है। तो इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल बना रहा था, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, मान लेता हूँ एशिया महाद्वीप में ईरान है, कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। पहले इसकी क्षमता
ओनली एशिया तक थी। प्लास्टिक मिसाइल चला रहा था तो सिर्फ एशिया तक ही मार कर सकता था, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक। लेकिन अब यहाँ से इसके बढ़ के यूरोप तक पहुंच बढ़ रही है। धीरे धीरे शीघ्र ही अमेरिका तक मार गिराने वाला ब्लास्टिक मिसाइल बनाएगा। इसका नाम होगा इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 15,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। जैसे कि साउथ कोरिया ने बनाया इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, तो साउथ कोरिया एशिया में है, उसने मिसाइल प्रोग्राम को इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम में बदल दिया और अमेरिका के हर सिटी को टारगेट, अर्थात पूरा अमेरिका ही उसके मैप में आ गया है, कहीं ब्लास्टिक मिसाइल को छोड़ सकता है अमेरिका के शहर पर। ठीक इसी तरीके से ईरान भी है, ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है क्योंकि इसकी दक्षता दिखा रहा है। तो ऐसा है वेस्टर्न कंट्री का कहना है। अब जब ब्लास्टिक मिसाइल बनाता है तो इस मिसाइल को वो क्या करता है, तो बोलेंगे इस मिसाइल को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है, तो हाउती विद्रोही को। देखिए ब्लास्टिक मिसाइल वेस्टर्न कंट्री का आरोप है, वो ब्लास्टिक मिसाइल तो चला रहा है, साथ साथ में जो हुत्ती है, हाउती बोलते हैं, हुत्ती विद्रोही, इस हुत्ती विद्रोही को देता है। जो हुत्ती विद्रोही हैं ये लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं, लाल सागर में। तो ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए आतंकी संगठनों के हाथ में लगता है। किसके जरिए लग रहा है, ईरान के जरिए है। तो ईरान न सिर्फ फंडिंग कर रहा है बल्कि ब्लास्टिक मिसाइल भी सप्लाई करता है। और हाउती टारगेट करते हैं लाल सागर में, किसको टारगेट कर रहे हैं, जहाज को। अब तक हाउती विद्रोही जो है कुल 30 बड़े बड़े जहाजों को, जो बोलते हैं शिपिंग वाले रूट में चल रहे हैं कार्गो जहाज, बड़े बड़े जहाज हैं, तो 30 बड़े बड़े जहाज को मार गिराया है, समाप्त कर दिया। किसके जरिए किया, तो बोलेंगे ब्लास्टिक मिसाइल के जरिए। कहां से आ रहा है इस आतंकी संगठन के पास, ईरान से। इसी में मामला है चीन को लेके। चीन ने बोला है ईरान को कि आप हाउती विद्रोही को बोलिए कि लाल सागर में अटैक करना बंद कर दे, क्योंकि जो जहाज रह रहे हैं उसकी लागत बढ़ते जा रही है। चूंकि जहाज जो गुजर रहे हैं तो जहाज डूब रहे हैं, इसके कारण इंश्योरेंस कंपनी ने अपना इंश्योरेंस का लागत बढ़ा दिया है। पुनः कच्चे माल जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। जो रूट है वो लंबा होते जा रहा है, पूरा अफ्रीकी कंटिनेंट का चक्कर लगा रहे हैं। अगर यूरोप से जा रहे हैं, एशिया से जा रहे हैं तो ईरान को बोला है आप हाउती विद्रोही को बोले कि अटैक करना छोड़ दे लाल सागर में। और ईरान का कहना है कि हमारा हाउती से कोई लेना देना नहीं है। हाउती चाहता है कि जब तक जो इजराइल है हमास पे अटैक करना, जो हमास आतंकी संगठन है इस पर अटैक करना नहीं छोड़ता है, जब तक निर्दोष फिलिस्तीन लोगों को मारना इजराइल बंद नहीं करता है, तब तक हम रेड सी पे अटैक नहीं करेंगे। तो ये टोटल मामला चल रहा है ब्लास्टिक मिसाइल से लेके उपग्रह प्रक्षेपण तक। तो यह है ईरान से संबंधित। पुनः देखिएगा यहाँ पे जो है ये स्पेलिंग शायद डी हटेगा, मागा है, जो भी है मागा, ऐसे मागदा लिखेंगे आप, द लास्ट में लगा देंगे, 3 सैटेलाइट है। अब यहाँ पे हम एक और करंट अफेयर देखते हैं, वह है तुर्की से संबंधित, तुर्की और यूनाइटेड नेशन। देखिए तुर्की लगातार जो है मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। सऊदी अरब का कंपटीटर ही माना जाता है एक तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को लेके। तुर्की और यूएस, यूनाइटेड स्टेट को लेके एक है मामला। जो यूनाइटेड स्टेट है तुर्की को F-16 फाइटर जेट, F-16 बोलेंगे फाइटर जेट है। अगर पूछता है F-16 किस देश का फाइटर जेट है, बोलेंगे सबसे उन्नत फाइटर जेट है यूनाइटेड स्टेट का। तो तुर्की और यूएस के बीच F-16 को लेके समझौता हुआ है, डील हुआ है $23 बिलियन का, $23 बिलियन का। अर्थात अब जो है F-16 फाइटर जेट जो तुर्की को देगा यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका देगा, पहले भी दे चुका है। तो डील में क्या है, जो समझौते हुए हैं इसमें समझौते में यह है कि F-16 की सप्लाई करना, आपूर्ति करेगा अमेरिका, प्लस मरम्मत। और पहले से जो F-16 है, पहले वाले F-16 उसका अपग्रेडेशन है, क्या बोलेंगे, अपग्रेड करना। तो ये बड़ा डील है, $23 बिलियन का फाइटर जेट का समझौता है।
ये यूएस कांग्रेस ने मंजूरी दे दी है, शीघ्र ही मिलेंगे तुर्की को। ऐसा क्यों हुआ है तुर्की को मिल रहा है लगातार? जो है तुर्की नाटो का मेंबर है, पहली बात तो। अब तुर्की ने पहले जो प्रस्ताव था फिनलैंड को शामिल न करने का नाटो में, उसको पहले मंजूरी दी थी। तो फिनलैंड जो है नाटो का मेंबर बना, फिनलैंड नाटो का मेंबर बना तुर्की की मदद से, क्योंकि इसने भी सपोर्ट किया। पुनः तुर्की ने सपोर्ट किया स्वीडन को। अब शीघ्र ही स्वीडन भी है नाटो का मेंबर बन जाएगा। तो नाटो क्या है? जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक सैन्य गठबंधन है। लगातार नाटो नाटो नाम सुन रहे होंगे। जो नाटो है एक सैन्य गठबंधन है यूरोप अर्थात वेस्टर्न कंट्री का, जिसमें यूरोप अमेरिका के देश शामिल है। तो इसमें टोटल मिला के 31 देश हैं। उद्देश्य एक ही है कि एक समान सिक्योरिटी की व्यवस्था हो किसी एक कंट्री पे, अर्थात 31 देश हैं। 31 देश में किसी एक देश पे अटैक, इसका मतलब उस सारे देश पे अटैक माना जाएगा, उस सारे देश के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। तो एक सैन्य सुरक्षा मिल जाती है नाटो के कोई मेंबर हैं जो यूरोप में रहते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। चूंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं था, इसलिए जो आपका रूस है उसने यूक्रेन पर अटैक किया। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर रहता तो शायद रूस जो है यूक्रेन पर अटैक नहीं करता। कोशिश किया था यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने के लिए। लगातार जो है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अपना विस्तार कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को इसमें शामिल कर रहा है। और जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुए हैं, जब से रूस यूक्रेन का युद्ध चला है, तब से जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास सेना कम है या तो अच्छे उनके पास सैन्य उपकरण नहीं, हथियार नहीं है तो उपकरण नहीं है, वो नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं। तो हर पूर्वी यूरोप के देश नाटो में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट कि नाटो में शामिल हो। तो तुर्की ने जो पहले बाधा लगाया हुआ था फिनलैंड को लेके और स्वीडन को लेके, वो समाप्त कर दिया। फिनलैंड मेंबर बन गया नाटो का। इसके बाद स्वीडन से संबंधित प्रस्ताव को ही मंजूरी दे दी। इस तरीके से डील टोटल मिला के संपन्न हुआ है। और तुर्की जो है यह सऊदी अरब का कंपटीटर माना जाता है। सऊदी अरब मामला है कि पूरा इस्लामिक जगत, जो इस्लामिक वर्ल्ड बोला जाता है, इस पे किसका दबदबा हो, तो तुर्की चाहता है उसका दबदबा हो। दोनों G20 के मेंबर हैं, दोनों पावरफुल कंट्री भी माने जाते हैं। लेकिन सैन्य जगत में, मिलिट्री हार्डवेयर में तुर्की काफ़ी एडवांस माना जाता है। ऊपर से नाटो का अलग से मेंबर, इसको बेनिफिट काफ़ी सारा जाता है। तो ओवरऑल ये है आपका। बस आज के लिए इतना ही है। बने रहिए टू डू वाइज में।